वेलकम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं इन्फ्लुएंसर मैटर्स पॉडकास्ट और आज मेरे पॉडकास्ट में आज मेरे साथ हैं द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ विल स्टार मीडिया मिस्टर मंगेश शिंदे, जो कि मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, जो कि मेरे बॉस भी हैं। तो आज हम उनसे बात करने वाले हैं, हम लोग जानने वाले हैं उनकी यूट्यूब की उतार चढ़ाव के बारे में, उनका अर्ली लाइफ कैसे था और जो बहुत सारा क्वेश्चंस जो उनके द विल पावर स्टार के व्यूअर्स ने पूछा और जिनका वो टाइमली जवाब नहीं दे पाए। तो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम उनसे बात करेंगे और इन सब चीज़ों का खुलासा करने वाले हैं जिनका खुलासा उन्होंने कभी कहीं पे नहीं किया है। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मंगेश। थैंक यू नयन। पहली बार मैं होस्ट से लेके गेस्ट बना हूँ इस पॉडकास्ट सीरीज में। तो मंगेश, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका मतलब बिफोर द विल पावर स्टार, एक जो आपका एक टैगलाइन है, आप जिस नाम से आपका वॉइस जाना जाता है, उससे पहले आपका लाइफ क्या था? नॉर्मल लाइफ, अभी भी नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ बदला खास नहीं है। बट मैं इंजीनियरिंग कर रहा था जब मैंने विल पावर स्टार की शुरुआत की थी, और जैसे हर एक इंजीनियरिंग का बंदा कुछ ना कुछ कांड करता रहता है, उस हिसाब से मेरा लाइफ चल रहा था। बट मेरा एक अलग हैबिट था कि अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग में जो मेरा फोकस था वो कंपैरेटिवली कम था। मेरा जो ज़्यादा फोकस था वो स्टार्टअप्स में, अलग अलग नए बिजनेस स्टार्ट करने में, वहाँ पे था। तो लाइफ तो नॉर्मली चल रहा था, बट अलग अलग चीज़ें मैं उसमें ट्राई कर रहा था। अच्छा, मेरा कुछ महीने पहले आपकी सिस्टर से बात हुआ था, तो मतलब तेरी सिस्टर से बात हुआ था, उससे मुझे पता लगा कि तू अभी से नहीं, 9th स्टैंडर्ड में है जब से कुछ ना कुछ बिजनेस आइडियाज़ और ऐसे प्रोफेशनल लोगों से कुछ इवेंट्स में जाके, ज़बरदस्ती जैसे इवेंट्स में तुझे इंटरेस्ट भी नहीं रहता था, तो वहाँ पे भी जाके लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करता था। तो उसके बारे में हम लोगों को कुछ बताएगा कि वो क्या था, वो हैबिट क्या था और ऐसा तू क्यों करता था? यार, मेरे को एक पहले से अट्रैक्शन रहा है ऐसे मतलब सक्सेसफुल लोगों से, कि यार ये लोग कैसे सोचते हैं, ये लोग कैसे बिहेव करते हैं। तो ऐसे पुणे में बहुत सारे इवेंट्स होते थे कि जहाँ पे बहुत सारे लोग गैदर होते थे, उनके एक्सपीरियंस वो लोग शेयर करते थे, सेमिनार्स होते थे। तो उन सेमिनार्स में मेरे को समझता कुछ नहीं था वो लोग क्या बात कर रहे हैं, किस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, बट मैं उन लोगों को जस्ट ऑब्जर्व करने के लिए आता था कि वो लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं लोगों से, कैसे उनके साथ कन्विंस कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे को वहाँ से सीखने को मिलती थी। मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में उनसे सीखने के लिए जा रहा हूँ, बट ओवरऑल उनका जो बिहेवियर होता है, उनका जो बात करने का तरीका होता है, वो मैं सीखता था उनसे। तो आप जब ये कर रहे थे तो ऐसी कौन सी जो क्वालिटीज़ है आपने वहाँ से डेवलप की? आई गेस कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा हो गया मेरा कि वहाँ से इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया। बिकॉज पहले मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, किसी से बात करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। फॉर एग्जांपल, मैं अभी आपसे एकदम फ्लुएंटली बात कर पा रहा हूँ, बट अगर मैं 7th-8th स्टैंडर्ड के आसपास अगर जाओगे, तो वहाँ पे अगर मुझे किसी से बात करना होता था तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता था मेरे लिए। मेरे पास वर्ड्स नहीं होते थे सामने वाले को मेरा जो बात है वो कन्वे करने के लिए। तो एक टाइम के बाद जैसे मेरा वो आदत बन गया, एक हैबिट बन गया, लोगों से बात करना, नए नए लोगों से मिलना, तो उनसे नई नई चीज़ें सीखना, तो ऑटोमेटिकली वो एक जो इंट्रोवर्ट जो नेचर था वो निकलने लगा। तो वो जो इंट्रोवर्ट मंगेश था, वो उसका नेचर कैसे था पहले? मतलब जब आपने ये सब क्वालिटी डेवलप की, उससे पहले आपका नेचर कैसे था? यार, मैं अपने में खुश रहने वाला बंदा हूँ। मेरे को दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था, मतलब उस टाइम की बात कर रहा हूँ। मेरे को जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती, हाँ, 13-14 साल के आसपास की बात है ये। जब मतलब मैं 7th-8th-9th स्टैंडर्ड तक, 9th के बाद मेरे में बहुत चेंजेस होने स्टार्ट हो गए। एक्चुअली 9th, ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि 9th स्टैंडर्ड तक मैं औरंगाबाद में था, और 9th के फर्स्ट सेमेस्टर होने के बाद मैं पुणे में आ गया। और पुणे में जैसे ही मैं शिफ्ट हुआ, तो उसके बाद जो भी मतलब एक सराउंडिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को दिखने लगी। बहुत सारी ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिनसे मैं बहुत सारी चीज़ें नई सीखा, जो कि मेरे लिए बहुत नई थी उस टाइम पे। तो उनसे मेरे को पता चला कि यार ये भी चीज़ें होती है, वो भी चीज़ें होती है। तो वो मैं एक थोड़ा एक्सप्लोर करने लगा उसके बाद, और एक्सप्लोर करते करते फिर अलग अलग जगह पे जाना, अलग अलग लोगों से मिलना, तो एक्सप्लोर होता गया बहुत सारी चीज़ें। मंगेश, मेरा एक सवाल है कि जैसे कि आप बिल्कुल एक मराठी बैकग्राउंड से आते हैं, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार था, और आपके कोई भी परिवार में कोई बिज़नेस वगैरह में नहीं है, पापा जी भी मतलब एम्प्लॉयमेंट है उनका, नौकरी करते हैं वो।
तो आपका ऐसे अचानक से ऐसे बिजनेस की तरफ रुझान कैसा चला गया? क्योंकि जैसे कि मैं बताता हूँ कि मैं एक परिवार से आता हूँ जहाँ पे बिजनेस नहीं करते लोग। हमारे घर में भी सब ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन रिलेटेड, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है कॉलेज में, तो उस बैकग्राउंड से तो मैंने भी कभी बिजनेस के बारे में नहीं सोचा। तो आपका ऐसा क्या हुआ कि एकदम से आपका दिमाग बिजनेस की तरफ शिफ्ट हुआ? इसके पीछे एक बहुत लंबा स्टोरी है, बट मैं उसको शॉर्ट में बताता हूँ। मैं जब सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में था तो हमारे एक रिलेटिव है जो मुंबई में रहते हैं एंड ही इज़ लाइक वेरी रिच। तो उनके यहाँ पे मैं बचपन में जाता था ऐसे मतलब छुट्टियों में वगैरह, तो वहाँ पे जाता था। वहाँ का एक जो माहौल था वो एकदम अलग था। और उस माहौल मतलब वहाँ पे जो कारें वगैरह थी वो सब एकदम इम्पोर्टेड कार्स, BMW, मर्सिडीज, जैगुआर वगैरह वैसी कारें रहती थी। एकदम जो हम लोग टीवी में उस टाइम पे देखते थे वैसा माहौल मेरे को वहाँ पे देखने को मिलता था। और उस टाइम पे हमारे पास कार वगैरह कुछ भी नहीं था, एक टू व्हीलर था हमारे पास। तो वो एक अलग ही इम्पैक्ट करता था मेरे दिमाग में कि यार ये लोग ऐसा क्या करते हैं जो इनके पास ये सब चीज़ें हैं, तो मेरे को ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं इन लोग के साथ आ पाऊँ या फिर इनसे भी आगे बढ़ पाऊँ। तो मैंने एक बार मेरे एक अंकल है उनसे पूछा कि यार ये लोग ऐसे क्या करते हैं कि हम लोग के पास इतना ये सब नहीं है, इन लोग के पास है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि इन लोग के खुद के बिजनेसेस है, खुद की कंपनीज है। जहाँ पे तेरे पापा काम करते हैं उस कंपनी के मालिक जो है वो लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये मेरे दिमाग में बहुत हिट हुआ ये चीज़ कि यार अपन को भी ऐसा कुछ तो करना है, अपन को भी खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है। और उसके बाद ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रही कि मेरे को करना है तो बिजनेस ही करना है। तो मतलब बचपन से तेरा एक ऑब्जर्वेशन का एक नेचर रहा है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करने का और एक सवाल उठाने का कि ऐसा क्यों है। एग्जैक्टली ये एक्चुअली बहुत होता था कि कुछ भी हो जाए तो मेरे पास सवालों का लिस्ट रेडी रहता था कि ये हुआ तो क्यों हुआ। एक क्यूरियोसिटी जो होता है वो बहुत था। तो फिर आपका यूट्यूब का जो जर्नी था वो कैसे स्टार्ट हुआ? क्योंकि आपका, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट किए, देन आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी आपने काफ़ी अपना करियर परस्यू करने का सोचा, फिर आप अपना इंजीनियरिंग भी उस टाइम कर रहे थे जब आप अपना अर्निंग भी चालू कर लिए थे। तो सडनली ऐसा क्या हुआ कि एक टिपिकल मैकेनिकल इंजीनियर बंदा यूट्यूबर बनने की ख्वाब देखने लगा? एक्चुअली ये मैं जब सेकेंड ईयर में था उसी टाइम से मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना स्टार्ट किया। उससे पहले तो मैं बिज़नेस के बारे में जस्ट नॉलेज गैदर करता था, लोगों को ऑब्जर्व करता था, सेमिनार्स वगैरह अटेंड करता था। बट सेकेंड ईयर में मैंने मेरा पहला बिज़नेस स्टार्ट किया जो कि फ्लावर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं बोल सकते, बट यहाँ पे ही हमारे महाराष्ट्र में ही जो मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, इंटरसिटी में हम लोग वो फ्लावर्स भेजते थे। मैं एक डीलर थे, उनसे फ्लावर्स लेता था और बाहर भेजता था। डीलर कहाँ से था? हम मेरे कॉलेज के पास में ही नर्सरीज थी कुछ, तो मैं कॉलेज में लेक्चर छोड़ के वहाँ पे नर्सरीज में जाता था। उनके साथ मेरा कॉन्टैक्ट वगैरह अच्छा हो गया था। तो उन कॉन्टैक्ट्स का मेरे को बिज़नेस स्टार्ट करने में फ़ायदा हुआ। तो वो मेरा बिज़नेस स्टार्ट हुआ, बट ड्यू टू सम रीज़न वो बिज़नेस चला नहीं। तो उसके बाद मैं फैशन में आ गया। मतलब जो एक क्लोथिंग होता है, तो हमारा एक ब्रांड हमने क्रिएट किया फ्रीलांस फैशन करके। तो उसमें हम लोग वेस्टर्न जो लेडीज़ टॉप्स होते हैं वो बेचते थे शॉप क्लूज वेबसाइट पे। तो वो भी बहुत दिनों तक चला, बट एक टाइम के बाद वो भी बंद करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो कि हम लोग ऑन कैमरा नहीं बता सकते, बट वो बंद करने पड़े सब बिजनेसेस। तो उसके बाद मैंने कार रीसेल का काम स्टार्ट किया। और उस टाइम पे आई गेस मैं थर्ड ईयर में था उस टाइम पे मैं। और कार रीसेल का बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद वहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत इनकम आना स्टार्ट हो गया वहाँ से, कार्स वगैरह, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स उस टाइम पे इम्प्रूव हो गया था अच्छे से। तो वहाँ से मैंने कार वगैरह बेचना स्टार्ट किया। मैंने महीने में 2-3-4 कार बेचना स्टार्ट हुआ। तो एक 10-15 हज़ार 20 के आसपास महीने में वहाँ पे पैसा मिलने लगा जब मैं थर्ड ईयर में था। तो वो पैसा एज अ फ्यूल था मेरे लिए कि नई नई चीज़ें सीखो। तो एक टाइम के बाद क्या हुआ कि वो जो कार का जो रीसेल करने का जो बिज़नेस था, तो मैं एक बंदे के साथ काम करता था उस टाइम पे। तो वो बंदा एक फ्रॉड करके चला गया, तो मेरे को उस कारण वो बिज़नेस बंद करना पड़ा, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज रेज हो गए थे उसके बाद। तो मैंने सोचा कि यार अभी यार ये भी नहीं है, कुछ दूसरा कुछ भी हाथ में नहीं है, तो करे क्या, क्योंकि पैसों की तो आदत बन गई थी कि कुछ ना कुछ सीखना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, होना चाहिए। तो था नहीं कुछ उस टाइम पे। तो एक दिन सुबह मैं और मेरा दोस्त हम लोग साथ में कॉलेज जाते थे, और उसने मेरे को बताया कि यार तेरे को पता है यूट्यूब पे अगर हम लोग वीडियोज़ वगैरह अपलोड करते हैं ना तो उसका पैसा मिलता है।
तो ये बात मेरे लिए बहुत नई थी, बिकॉज उस टाइम पे मेरे पास जो मोबाइल था उसमें 2G था, जिसमें यूट्यूब चलता भी नहीं था कभी, मैंने यूट्यूब देखा भी नहीं था उससे पहले। 98 का 2 GB वाला पैकेज रहता था। एक्चुअली वो 15 रुपए का 200 MB का आता था, तो वो हम लोग उस वक्त कौन सा बेसिक हैंडसेट यूज़ करते रहे होंगे? हाँ हाँ, नहीं मेरे पास उस टाइम पे मोबाइल था, लेकिन वो 4G वाला नहीं था, उसमें जो इंटरनेट वगैरह चलता था। ये बात है अराउंड 2016 की, 16 के एंड की। और उसके बाद जियो आ गया, बट जियो आने के बाद सबसे पहला मेरे सामने जो एक हर्डल था कि मेरे पास 4G फ़ोन नहीं था, और जो सिम कार्ड चलता था वो 4G फ़ोन में ही चलता था। तो मैंने क्या किया कि मेरी सिस्टर जो है उसका फ़ोन लिया, तो मतलब उसको थोड़ा पटा के, यार नहीं मैं तेरे को दे दूंगा, वापस दिया नहीं मैंने तो वो फ़ोन लिया, मेरा फ़ोन उसको दिया, और उसमें मैंने 4G जियो का सिम कार्ड लगाया। और वहाँ से फिर इंटरनेट का एक अलग ही एरा स्टार्ट हो गया कि मेरे को समझ में आने लगा कि यूट्यूब क्या है, यूट्यूब में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, या फिर और बिज़नेस के बारे में मेरे को यूट्यूब पे देखने को मिला वहाँ से। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मेरे पास यूट्यूब मतलब मोबाइल नहीं था, या फिर वो जियो नहीं आया था, तो मेरे को एक आदत था कि कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहो, कुछ भी हो जाए, जब भी फ्री टाइम मिले कुछ ना कुछ सीखते रहो। तो सीखने के लिए रिसोर्स क्या थे? तो रिसोर्सेज थे, एक तो बुक्स पढ़ना, उस टाइम पे ऐसा बहुत बोर होता था, तो यूट्यूब वाज द गुड रिसोर्स। बट प्रॉब्लम ये था कि हमारे 2G मोबाइल में यूट्यूब चलता नहीं था। तो मेरे दोस्त थे जो कि रूम पे रहते थे उस टाइम पे, इंजीनियरिंग के दोस्त, और उनके फ्लैट पे वाईफाई लगा होता था। तो यूट्यूब में एक फंक्शन था जहाँ पे हम लोग ऑफलाइन वीडियोस सेव कर सकते थे। तो मैं क्या करता था कि इन वीडियोस को ऑफलाइन सेव करता था, और घर आके मतलब 7-8 घंटे जितना भी टाइम मेरे को मिले मैं पूरे वीडियोस देख लेता था। मतलब 50-50, 60-60 वीडियोस मैं पर डे देख लेता था। और जो भी वीडियोस मैं सीख रहा हूँ वो हर एक कंटेंट, हर एक पॉइंट में एक डायरी में नोट डाउन करता था। ऐसी मेरे पास अराउंड 3-4 डायरीज भरी हुई है। तो वहाँ से एक्चुअल नॉलेज बिल्ड होना स्टार्ट हो गया अलग अलग फील्ड के बारे में। मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में पता चला, मेरे को और कार्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, उस फील्ड के बारे में मेरे को पता चला। यूट्यूब के बारे में पता चला, वीडियोस कैसे बनाते हैं वो मैंने यूट्यूब से सीखा। मतलब ऑलमोस्ट मैंने जो भी सारी चीज़ें सीखी वो 1 साल में मैंने यूट्यूब से सीखी, और वो मेरे दोस्तों के वाईफाई से जो ऑफलाइन हम लोग डाउनलोड करते थे वहाँ से सीखा। मैं व्यूअर्स को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मतलब जो मंगेश अभी स्टोरी बता रहे हैं, तो उनसे मैं आप लोगों को बोलूँगा कि देखिए, आप सबके लाइफ में चैलेंजेस बहुत होगी, पॉकेट मनी कम होगा, उतना ही होगा कि हफ्ते का मतलब महीने का सिर्फ और सिर्फ आप खर्चा जैसे जैसे निकाल पाएँ, दोस्तों के सामने आप अच्छे गैजेट्स शो ऑफ नहीं कर पाए, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो दुनिया में सबसे बेस्ट रिसोर्सेज हैं, और उसको आप भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए। और एक अंग्रेज़ी में कहावत भी है, द बेस्ट गैजेट यू हैव इन दिस वर्ल्ड इज़ वॉट यू हैव। तो मुझे लगता है कि ये जो मंगेश अभी बता रहे हैं वो इस बात से सीधा साफ़ होता है कि ये एक्चुअली पॉसिबल है। तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल है एक मंगेश का, जिससे आप लोग सीख सकते हैं। तो मंगेश, ये तो आपके यूट्यूब कैसे आपने स्टार्ट किया ये हो गया, लेकिन एक टाइम आता है ना जब हर यूट्यूबर एकदम वहाँ पे आपको एक ऐसा रहता है कि आप वीडियो तो डाल रहे हो लेकिन यार व्यू नहीं आ रहा है, सब्सक्राइबर नहीं आ रहा है, मोनेटाइज नहीं हो रहा है चैनल। तो वहाँ पे आपने कैसे अपने आप को संभाला? क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ तो आपका उस टाइम पे बिजनेस भी कुछ चल रहा था, और आई गेस जॉब कर रहे थे, शायद आप जॉब कर रहे थे, एंड देन आपका फिर आप ट्रेडिंग वगैरह में भी थे, देन यू हैड टू गिव योर टाइम इन दिस यूट्यूब चैनल विच इज़ एक्चुअली नोन एज द विल पावर स्टार। तो फिर कैसे आपने किया मैनेज पूरा? एक्चुअली यूट्यूब का स्टार्टिंग का जर्नी मेरा ऐसा रहा है कि मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल्स बनाए। ऐसा नहीं है कि द विल पावर स्टार पहला यूट्यूब चैनल था, इससे पहले भी अराउंड मतलब पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं है कितने यूट्यूब चैनल्स मैंने बनाए, उस पर वीडियोस डाले। एक बूस्टअप मंत्रा करके भी कुछ था आपका शायद? एक्चुअली यूट्यूब द विल पावर स्टार का जो पहला नाम है वही बूस्टअप मंत्रा था। तो एक टाइम के बाद फिर मैंने उसको द विल पावर स्टार कर दिया था। तो ये नाम कैसे सूझा आपको, द विल पावर्स? बहुत अलग नाम है। यार मैं उस टाइम पे साउथ की मूवीज़ बहुत देखता था, तो उसमें एक एंड में जो है वो स्टार लगा के आता था। तो मेरे को मैं जो जॉनर में काम कर रहा था वहाँ पे विल पावर होना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने द विल पावर स्टार ऐसा करके उसको बना दिया। तो ये नाम का स्टोरी है।
बट जब YouTube स्टार्ट किया तो पहला तो बहुत मतलब 1 साल तो मेरा YouTube सीखने में गया कि कैसे YouTube चलता है, YouTube पे वीडियोस कैसे बनाते हैं। कॉपीराइट क्लेम की वजह से बहुत सारे चैनल्स भी मेरे डाउन हो गए। अराउंड मेरे 70-80 वीडियोस मैंने जिस चैनल पे बनाए वो वीडियोस रातों रात बंद हो गए, और उसको रिकवर कैसे करना वो भी उस टाइम पे पता नहीं था, बिकॉज उस टाइम पे YouTube के बारे में उतना अवेयरनेस ही नहीं था मार्केट में। तो वो वीडियोस भी गए, बहुत दर्द हुआ। मतलब 5-6 महीने का मेहनत आपका जब एक आध मिनट में आपको मेल आके समझ में आता है कि यार अभी ये ख़त्म है, तो वो जो तकलीफ होती है वो एक्सट्रीम होती है। बट उसके बाद आप वापस से जब स्टार्ट करते हो ना, तो आप ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करते हो। उस टाइम पे आपके पास जो एक्सपीरियंस होता है वो आपके लिए बहुत एग्जैक्टली। तो वो एक्सपीरियंस के साथ फिर बूस्टअप मंत्रा स्टार्ट हुआ। तो बूस्टअप मंत्रा स्टार्ट हुआ तो एक टाइम के बाद फिर इंजीनियरिंग ख़त्म हो गया। इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद जॉब शुरू हो गया मेरे को जॉब तो करना नहीं था, बट आई वॉज लकी इनफ कि मेरे को इंजीनियरिंग का मेरा जो एग्ज़ाम था वो 25 मई 25 मई 2018 को ख़त्म हुआ, और 27 मई को मेरा जॉब कंफर्म हुआ। अच्छा। तो 2 दिन में मेरा जॉब कंफर्म हुआ, और वो भी एक अच्छी कंपनी में, एक अच्छे पोजीशन पे मेरे को जॉब मिला। तो जॉब मिला तो उसके बाद जॉब में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, बिकॉज मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग का था। तो उसके लिए मुझे पूरा इंडिया घूमना पड़ता था, अलग अलग शहरों में, सिटीज़ में। तो उसकी वजह से यूट्यूब में बहुत ज़्यादा मतलब आप तो इंजीनियर बैकग्राउंड के हो, सडनली सेल्स एंड मार्केटिंग में कैसे आपने पूरा, मतलब आपने एंटायरली कम्युनिकेशन में बहुत इंटरेस्ट था ना पहले से, कि मेरे को एक्चुअल कोर में जो इंटरेस्ट था वो उस टाइम तक ख़त्म हो गया था। तो कम्युनिकेशन में जो इंटरेस्ट था ना, तो मेरे को एक बंदे ने बताया तू सेल्स और मार्केटिंग में जा, तेरे को अगर कम्युनिकेशन बिल्ड करना है तो दैट इज़ द बेस्ट वे। तो मैंने सोचा यार ठीक है, मेरे को इसमें नहीं आना है, मेरे को सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना है। तो मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए ढूंढने लगा। तो लकीली मेरा पहला ही इंटरव्यू, और वहीं पे मेरे को जॉब मिल गया। जैसे तू इंजीनियर बैकग्राउंड का है, तो सेल्स एंड मार्केटिंग में कभी तेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि आई डोंट बिलोंग हियर? नहीं, ऐसा मेरे को कभी नहीं लगा, बिकॉज मैं इससे पहले भी जो चीज़ें कर चुका था, जैसे कि कार रिसेल करना, या फिर फ्लावर्स का जो हम लोगों को भेजते थे अलग अलग पार्टीज़ को, तो वहाँ पे भी लोगों से बात करना मेरे लिए एक नॉर्मल चीज़ थी। तो यहाँ पे जॉब में आने के बाद भी मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं। तो फिर आप मतलब तेरा जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब चल रहा था, और उस दौरान ही तेरा यूट्यूब के वीडियोस वायरल भी होने लगे। हाँ। तो वो अपना जॉब और ये यूट्यूब कैसे मैनेज होता था? एक्चुअली इसमें एक अलग कहानी है। जब मैं जॉब कर रहा था तो उस टाइम पे उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, आई गेस। जॉब जब कर रहा था तो जॉब के चक्कर में मेरा यूट्यूब का पूरा जो फोकस था वो ख़त्म हो गया, कि यूट्यूब पे मैं बहुत रेयरली वीडियोस, कभी महीने में एक आध वीडियो वगैरह बना लेता था। बट एक टाइम के बाद मेरे को जॉब में भी बोर होने लगा कि यार ये मेरे को नहीं करना है, मेरे को और कुछ करना है, और वो मेरे को खुद का करना है। तो मेरे को याद आया कि यार मेरे पास एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें मैं महीने में वीडियोस डाल रहा हूँ। अगर मैं ऐसा कुछ करूँ कि मैं हफ्ते में 2 वीडियोस भी डाल पाऊँ, तो भी एक सेटिस्फैक्शन तो होगा कि मैं सिर्फ जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और भी चीज़ें कर रहा हूँ। तो मेरे को लगा कि यार ठीक है, जॉब के साथ अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो अच्छा होगा। तो मैं बहुत टाइम घूमता था, मतलब तो रिकॉर्डिंग वगैरह हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गया, तो मैं मेरे साथ माइक लेके घूमता था। तो माइक जो मतलब ये जब आप फील्ड वर्क करते थे उस दौरान की बात है एक्चुअली मैं अगर समझो दिल्ली में हूँ, मैं नासिक में हूँ, मैं दूसरे कई सिटी में, मुंबई में हूँ, तो उस टाइम पे होटल में रहते थे हम लोग। तो माइक वगैरह साथ में रहता था, स्क्रिप्टिंग के लिए बुक साथ में रहती थी, तो मैं वहाँ पे स्क्रिप्टिंग करता था। अगर टाइम मिले तो वहीं पे होटल रूम में रिकॉर्डिंग हो जाता था। तो और पता नहीं था ना कि ऑडियो क्वालिटी के लिए ये सब नहीं होना चाहिए, वो ऑल न्यू था। तो जहाँ पे भी टाइम मिले वो रिकॉर्ड करता था। इवन घर में भी जब घर वाले बाहर जाते थे उस टाइम पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता था, क्योंकि घर वाले पूछते ये क्या करता है, मतलब उनको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो जब सब घर वाले बाहर जाते थे, या फिर अगर घर वाले बाहर नहीं जा रहे तो उनको बाहर भेजना पड़ता था मेरे को किसी रीज़न से कि आप बाहर जाओ, मेरे को एक काम है। हाँ, तो उनको बाहर भेजने के बाद फिर मेरा रिकॉर्डिंग वगैरह स्टार्ट होता था। तो वहाँ से फिर वीडियोस की कंसिस्टेंसी आना स्टार्ट हो गया। तो वीकली 2 वीडियोस आना स्टार्ट हो गए, और जब वो कंसिस्टेंसी आने लगा तो एक टाइम के बाद मेरे को भी इसमें इंटरेस्ट आने लगा कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी है। मेरे को उसकी वजह से बहुत सारी नई चीज़ें रीड करनी पड़ती थी, बहुत सारे नए वीडियोस देखने पड़ते थे, तब जाके मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती थी, और वो मैं लिखता था। तो मेरे को वो सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा था मेरा।
तो इसके लिए मैंने क्या सोचा कि यार मैं ये जो फ्रीक्वेंसी है 3 करूँगा, मतलब जो वीकली 2 कर रहा था वो 3 वीडियोज़ में करूँगा। भले ही व्यूज़ उस टाइम पे इतने नहीं आ रहे थे, मेरे सब्सक्राइबर बेस उस टाइम पे कुछ 25,000 के आसपास थे। और तो उस दौरान मोनेटाइज हो गया था चैनल? हाँ, मोनेटाइज हो गया था उस टाइम पे, जब मैं कॉलेज में था ना उसी टाइम पे वो मोनेटाइज हो गया था। तो अराउंड एक टाइम के बाद उस पे व्यूज़ एक 700-800 व्यूज़ आने लगे। 700-800 व्यूज़ से फिर वो जर्नी स्टार्ट हुआ। 25,000 सब्सक्राइबर्स थे, 3 वीडियोज़ मैं पर वीक डालता था। तो ऐसे मैंने अराउंड 2-3 महीना किया रहेगा। बट 3 महीने में मेरे पास पिछले का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था कि यूट्यूब के वीडियोज़, कॉपीराइट क्लेम, कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटेजी, ये सब चीज़ें मेरे को समझ में आने लगी थी उस टाइम तक, क्योंकि 1-1.5 साल हो गया था। तो वो 3 महीने में जो मुझे ग्रोथ मिला वो मतलब पिछले 1-1.5 साल में नहीं मिला। जो अपन जे कर्व बोलते हैं ना, वो एकदम मेरा 3 महीने में आया। मेरा जो एक वीडियो था पागलपन सीरीज़, हमारी एक सीरीज़ है, तो उसमें एक वीडियो, जो पहला वीडियो ही वो, तो वो इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि 2-3 दिन में उसमें 10,000 व्यूज़ आ गए। और 3 दिन में 10,000 व्यूज़ आ गए और 4-5 दिनों में उस वीडियो पे अराउंड 6 लाख व्यूज़ थे। और मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ 2-3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हो गए थे। इवन 3 से 4 दिनों में ही 2-3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स गए। तो वहाँ से एक जो बूस्ट मिला, उसके बाद मैं जो भी वीडियो डालता था वो हर एक वीडियो मिलियन पे टच होता था, कि मिलियन उस पे व्यूज़ आने ही है करके। उस दौरान कैसे लगता था कि यार मिलियन जा रहा है? देखो उस टाइम तक मतलब ये आइडिया नहीं था कि इससे पैसा भी मिलेगा। बट एक टाइम के बाद मैंने जस्ट वो यूट्यूब स्टूडियो खोला, उसमें देख रहा हूँ कि कुछ एक दिन का मेरा $180 बना है। $180। उसके पहले दिन का कुछ $260 बना था। तो टोटल कितना था वो पूरा मिला के? नहीं, ये मैंने आई गेस उस टाइम पे वो अमाउंट था कुछ 2 या $2,500 के आसपास कुछ तो था। 2-2,500। हाँ, तो वो ये 21-22 तारीख की बात थी। मतलब ये लगभग इंडियन करेंसी में देखा जाए 2,20,000 के आसपास कहीं जाता है ये अमाउंट। हाँ, अराउंड 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास ये अमाउंट जाता है। तो जब मंथ खत्म हुआ तो वहाँ पे अराउंड $3,200 बने। मतलब मेरा जो पेमेंट आया था वो यूट्यूब से कुछ 2,14,000 आया था उस टाइम पे। तो मतलब मेरा सैलरी उस टाइम पे 25-30 हज़ार के आसपास था, मंथली सैलरी। तो उस टाइम पे मेरे लिए 2-2.25 लाख मतलब बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो फिर उसके बाद मेरा जो यूट्यूब में कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और फिर आपने जब ये पहली बार जब पैसा विड्रॉ किया तब आपके सब्सक्राइबर वगैरह कितने थे? आई गेस उस टाइम पे 5-6 लाख के आसपास कुछ सब्सक्राइबर्स थे। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट हाँ 5-6 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स थे। और जहाँ तक मुझे याद है कि आपका, जब आपसे मैंने मतलब तेरे से मैंने सबसे पहली बार बात किया तो वो था जून 23, 2019 की बात है ये। और तब सब्सक्राइबर बेस कुछ तो 100 के था। और उसी दौरान एक सिल्वर बटन तुझे मिला था और तूने इंस्टाग्राम पे अपडेट तुरंत किया था। और वो पहला था जब तूने लोगों को एक बताया कि तू यूट्यूब में भी है करके। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि यूट्यूब चैनल है तेरा। तो फिर 3 महीने के बाद मुझे याद है कि 2019 सितंबर 29 सितंबर 25 या 29 सितंबर है वो, तब 1 मिलियन हो गया। तो ऐसे इस 3 महीने में ऐसा क्या हुआ कि इतना खतरनाक 900 के सब्सक्राइबर गेन करना? आई गेस उस टाइम पे मतलब जब सबको पता चला ना कि मेरा यूट्यूब चैनल है, उस टाइम पे 6 लाख 7 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि मुझे मेरे जो दोस्त थे उन लोग को भी पहली बार पता चला कि इस बंदे का यूट्यूब चैनल है करके। जो मेरे रोट्रैक के दोस्त थे यार, एंड आई गेस उन्हीं दोस्तों से तेरे को भी पता चला था। तो उस टाइम पे 6 लाख 7 लाख का अनिरुद्ध के साथ था उस वक्त। राइट, जो हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट रह चुके, तो उन लोग उसके साथ था मैं। और वो मेरे को बताया कि यार इस बंदे को ब्लूटूथ से सिल्वर बटन मिला है। मैं गूगल में सर्च किया सिल्वर बटन क्या होता है, तो पता लगा कि 100 के सब्सक्राइबर होने के बाद मिलता है। तुरंत गया इंस्टाग्राम में, तेरे पर्सनल चैनल में तूने डाला था, उस वक्त तेरे 2 अकाउंट नहीं थे, है ना। तो फिर मेरे को पता लगा अरे ये चीज़ है। फिर एक दिन अचानक तेरे से बात हुआ और उस दौरान भी मुझे याद है तेरे कुछ तो 180 के सब्सक्राइबर कुछ रहे होंगे, मतलब 1,80,000 थे। और ये अगस्त और सितंबर के महीने में ही सारा कैसे गेन हुआ, मतलब 2 महीने के अंदर इतना खतरनाक परफॉर्मेंस चैनल का? आई गेस नयन उस टाइम पे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा थे, 6 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स थे उस टाइम पे। बट वो जो ग्रोथ थी, मतलब वीडियोस में जो व्यूज़ या रीच था वीडियो का, वो बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे।
मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा पहला वीडियो जो वायरल हुआ था, उसके बाद मैं जो भी वीडियो डाल रहा था वो हर एक वीडियो मिलियन टच कर रहा था। और हर एक वीडियो मिलियन के साथ साथ अपने साथ मतलब 50,000 60,000 कुछ वीडियो 1 लाख सब्सक्राइबर्स लेके आ रहे थे। तो इसकी वजह से वीडियो का फ्रीक्वेंसी, जब वीडियोस बढ़ता है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से, तो एक एनर्जी अलग से आ जाती है कि यार और वीडियो बनाते हैं हम लोग। तो जितने वीडियोस डाल रहे हैं मतलब मिलियंस टच हो रहे हैं, सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, तो वो उस फ्लो में अचानक से वो मिलियन टच हो गया। तो ये एक बहुत हैपनिंग मोमेंट था उस टाइम पे मेरे लिए। और मैं उससे पहले जो मेरा एक वीडियो क्रिएशन का प्रोसेस था वो कंपैरेटिवली स्लो था, बट जब वहाँ पे रिस्पॉन्स आने लगा तो उसके बाद जो वीडियो क्रिएशन का प्रोसेस है वो बहुत रैपिडली बढ़ गया। अच्छा, तो ये जो आप वीडियो बना, मतलब देखिए यूट्यूब में सिर्फ वीडियो डालना ही नहीं होता, बैकएंड में कितने सारे काम होते हैं। आपको स्क्रिप्ट लिखना होता है ना, हम लोगों को फिर वीडियो एडिटिंग करना होता है। और जहाँ तक मुझे याद है तेरे पास ना तो लैपटॉप था उस वक्त, एक एंड्रॉयड फ़ोन था, वो भी 7-8 हज़ार का महज रहा होगा, ज़्यादा महंगा वो नहीं था। तो फिर कैसे मैनेज होता था, और कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर था फ़ोन पे जो यूज़ किया आपने वीडियो एडिटिंग करने के लिए? यार अभी सॉफ्टवेयर कौन सा था वो तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो लोग कॉपीराइट स्ट्राइक वापस से भेज देंगे। तो मतलब कैसे मैनेज होता था ये सब चीज़? एक्चुअली उस टाइम पे मेरे पास लैपटॉप था, लेकिन मेरा नहीं था, वो कंपनी जो हम लोग को लैपटॉप देती थी वो लैपटॉप था। तो उसमें मैं कंटेंट रिसर्च हो गया या फिर कुछ क्लिप्स हम लोग को, जैसे कि बैकग्राउंड फुटेजेस वगैरह जो होती है, स्टॉक फुटेजेस जिसको हम लोग बोलते, तो वहाँ से वो डाउनलोड करता था मैं, और वो भी कंपनी के इंटरनेट से ही डाउनलोड करता था। तो क्योंकि घर पे उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, उसके बाद मैंने इंटरनेट लगवा लिया था घर पे। और स्क्रिप्टिंग वगैरह तो वहीं से होता था। स्क्रिप्टिंग जब भी काम के लिए काम से फ्री टाइम मिल रहा था तो उस टाइम पे मैं रिसर्च करता था, और रात को घर पे आने के बाद स्क्रिप्टिंग होता था मेरा। और रिकॉर्डिंग वगैरह मोस्टली मैं सैटरडे संडे को करता था। अगर सैटरडे को छुट्टी रहता है तो पूरा दिन वो रिकॉर्डिंग में जाता था, संडे भी पूरा दिन रिकॉर्डिंग में जाता था। तो उस टाइम पे पूरा स्ट्रगल ऐसा था कि स्ट्रगल नहीं बोल सकते, वो एक जर्नी था, बट वो जर्नी मेरे को बहुत पसंद है कि एक मिनट भी मैं उस टाइम पे फ्री नहीं रहता था। मैं अराउंड 6 साढ़े 6 बजे उठता था उस टाइम पे। मेरा ऑफिस खराड़ी बाईपास रोड पे था, तो यहाँ से अराउंड 25 किलोमीटर था वो ऑफिस, और मैं बाइक पे जाता था। तो हम लोग ऑफिस 9 बजे था, तो हम लोगों को यहाँ से 7:30-8 बजे के आसपास निकलना पड़ता था। मैं और मेरा एक दोस्त राहुल था, जो कि अभी हमारे साथ एज अ टेक बाबा का चैनल का क्रिएटर है वो। तो हम लोग 7:30-8 बजे निकलते थे, और फिर ऑफिस गए, ऑफिस में काम वगैरह किया। पर जब भी ऑफिस में कुछ फ्री टाइम मिलता था, मेरे दिमाग में एक ये रहता था कि यार ये अपन रिसर्च कर लेते उस टाइम पे, तो वो फ्री टाइम वहाँ पे यूज़ होता था। और फिर घर पे आने के बाद जैसे ही खाना वगैरह खाते हम लोग, स्क्रिप्टिंग, उसके बाद स्क्रिप्टिंग स्टार्ट होता था। तो स्क्रिप्टिंग चलता था 12-1 बजे तक, फिर वापस से 12-1 बजे तक ये करो, और वापस 1-1:30 बजे के आसपास सो जाओ, वापस सुबह 6 बजे उठो और डे का रूटीन चालू। तो ये रूटीन था उस टाइम पे। और उस टाइम पे हम लोग ने एक स्टार्टअप भी किया था दीपक के साथ, जो कि अभी हमारे दीपक बरकाले के साथ। तो हम आई गेस मैं जॉब में ही था उस टाइम पे। दीपक से मिलना कैसे हुआ था तेरा? दीपक से मिलना, मैं एक दिन एक पोस्ट देखा व्हाट्सएप पे, और इन्फोकी करके एक कंपनी था जो कि व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे वो लोग। तो मेरे को अच्छा लगा कि यार ये इन्फोकी, मतलब ये न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे थे, तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ बिजनेस के रिलेटेड चीज़ें एक्सप्लेन करें, या बिजनेस के रिलेटेड कोई चीज़ें, स्टार्टअप के रिलेटेड कोई चीज़ें अगर लोगों को व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करें तो एक बहुत अच्छा चीज़ हो सकता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उनके फाउंडर से कांटेक्ट किया, इन्फोकी के। तो इन्फोकी के जो फाउंडर थे वो कोल्हापुर में थे, और उसी टाइम पे वहाँ पे दीपक भी उनके साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में था। तो मैं कोल्हापुर गया, उन बंदों से मिला, उनसे पूरी चीज़ें डिस्कस हुई। तो हमने कोलैबोरेशन में एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम था pixup.in। तो वो प्लेटफॉर्म बनाने के बाद उस पर हम लोग ने सोचा कि इस पर हम लोग शेयर करेंगे बिजनेस रिलेटेड कंटेंट, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज, स्टार्टअप रिलेटेड कुछ न्यूज़ वगैरह, ऐसा कंटेंट हम लोग ने सोचा वहाँ पे शेयर करने का। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मैं मेरे जॉब में बिजी था, और जो दूसरा बंदा था जो इन्फोकी का फाउंडर था वो उसके काम में बिजी था। तो हमें वहाँ पे कोई तो एक डेडिकेटेड बंदा चाहिए था जो कि हमारे प्लेटफॉर्म में डिलीवर कर पाए कंटेंट को एवरी डे। बट दोनों के पास टाइम ना होने की वजह से हम लोग को तीसरा बंदा ढूंढना पड़ा। तो तीसरा बंदा, मेरे पास तो कोई बंदा नहीं था जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व हो सके, बट उस टाइम पे दीपक भी साथ में था। तो उस इन्फोकी का जो बंदा था उसने बोला कि यार इस बंदे को एक बार ट्राई करते हैं। तो
मैंने बोला ठीक है, दूसरा कोई अभी है नहीं। तो दीपक उस टाइम पे इन हुआ, और दीपक ने जो उस टाइम पे काम किया, एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद दैट वर्क कि यार कोई बंदा इतना डेडिकेटेड कैसे हो सकता है। तो उसके बाद जो हमारा फ्रेंडशिप स्टार्ट हुआ, तो अलग अलग चीज़ें डिस्कस करना, फिर मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आती थी, मैं उससे डिस्कस करता था। आई गेस लेटर वो आपका वीडियो वगैरह एडिटिंग भी चालू कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, पिक्सअप में हम लोग को कंटेंट डिलीवर करना था। तो कंटेंट हम लोग इधर उधर से कंटेंट लेते थे, बट हमने सोचा कि यार इधर उधर से कंटेंट लेने में हमारा यूएसपी क्या है। तो हम लोग इस इंस्टेड ऑफ बाकी कहीं से कंटेंट गैदर करने से हम लोग खुद का कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो YouTube तो हमारे पास था ही, और उसी टाइम पे मैंने YouTube का स्टार्ट किया था, मतलब वापस YouTube स्टार्ट किया था। YouTube जो बंद पड़ा हुआ था, रेगुलर वीडियो मैं जो बोला ना 3 महीने, तो उस टाइम पे हमने वीडियो डालना स्टार्ट किया था। तब जॉब भी चल रहा था। जॉब भी चल रहा था, और ये पिक्सअप भी चल रहा था, YouTube भी चल रहा था। तो वीडियोस वगैरह मैंने सोचा कि यार इस पे वीडियोस वगैरह हम लोग कंटिन्यू डालेंगे तो अच्छा होगा। तो मैंने दीपक से बोला कि यार मैं YouTube पे काम करता हूँ, तो इसका डिलीवरी का देख खाली, ठीक है। तो YouTube पे हम लोग कंटेंट क्रिएट करने लगे, वही YouTube के वीडियोस हम लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर करने लगे। अराउंड 1 या 1.5 महीने में हम लोग 6-7 हज़ार लोगों तक पहुंच चुके थे। 6-7 हज़ार लोग हमारे सब्सक्राइबर्स बन चुके थे उस टाइम पे। बट एक टाइम के बाद व्हाट्सअप के कुछ रेस्ट्रिक्शंस आने लगे कि आप इतने नंबर ऑफ लोगों को नहीं भेज सकते। एग्जैक्टली। तो वो एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ होने लगी, और उसमें हम लोगों ने मोनेटाइज करने का भी देखा उसको, लेकिन मोनेटाइज करने का भी कोई चांस नहीं था। तो एक टाइम के बाद हम लोग को बंद करना पड़ा। बट उस जर्नी में, मतलब ये पिक्सअप का जो जर्नी था, इसमें हम लोग खुद का कंटेंट जो क्रिएट कर रहे थे, इस जर्नी में हमने YouTube को अच्छे से ग्रो कर लिया। मतलब 2-3 दिन में हमारा 2-3 महीने में जो हमारा YouTube ग्रो हुआ, वो एक एक्सट्रीम लेवल पे ग्रो हुआ। तो पिक्सअप साइड में रह गया और YouTube ग्रो हो गया। तो YouTube ग्रो हो गया, तो एक टाइम के बाद मेरे को फिर एडिटिंग करना वगैरह वो नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना कंटेंट क्रिएट करो, जॉब करो, ये सब करो। तो मैंने बोला दीपक को, यार कि तू मेरा एडिटिंग करेगा क्या? तो दीपक बोला ठीक है मैं कर लूँगा। तो दीपक के पास भी उस टाइम पे एक मोबाइल था छोटा सा, तो उसमें वो एक एप्लीकेशन से वो एडिटिंग करता था। और वो मैं यहाँ से ऑडियो भेजता था कोल्हापुर में, कोल्हापुर से वो वीडियो को एडिट करके फिर मेरे को भेजता और फिर मैं अपलोड करता था। तो ऐसा प्रोसेस रहा। पर एक टाइम के बाद हमने सोचा कि यार हम लोग एक काम करते हैं, एक पुणे में ऑफिस खोलते हैं, और वहीं पे हम लोग हमारा पूरा यूट्यूब का सेटअप करेंगे, और वहीं पे आके पूरा डाउनलोडिंग, एडिटिंग हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, वो सारी की सारी प्रोसेस एक ही जगह पे करेंगे। तो इस दौरान जब ये सब चल रहा था, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि आप लोगों को क्या देखकर अपने टीम में रखते हो? आई गेस मेरा सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है उस बंदे का एटीट्यूड। बिकॉज नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी भी इम्प्रूव हो सकती है आपकी। अगर आप 1 महीना किसी चीज़ पे देते हो तो ऑटोमेटिकली वो इम्प्रूव होगा, लेकिन एटीट्यूड जो है ना, वो बंदे का इम्प्रूव नहीं होता या चेंज नहीं होता है। अगर आपका एटीट्यूड सही है, आप चीज़ों को सीखने के लिए, उसमें टाइम देने के लिए रेडी हो, या फिर काम करने के लिए आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो वहाँ पे आप किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हो। तो ये डिफ़िकल्ट नहीं होता है आपके लिए। तो मैं जब भी किसी को हायर करता हूँ, अभी भी मेरे कंपनी में, या फिर जब भी मैंने अब तक किसी को मेरे कंपनी में लाया हूँ, तो मैंने सबसे पहले एटीट्यूड देखा है, उस बंदे का एटीट्यूड कैसा है। अगर वो अच्छा है, वो फ्लेक्सिबल है, तो वो बंदा हमारी कंपनी में काम करता है। अगर एटीट्यूड सही नहीं है, कभी कभी क्या होता है ना कि मैं भी नया था, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने कुछ गलत बंदों को भी हायर कर लिया, बट एक टाइम के बाद उनको भी फायर करना पड़ा ड्यू टू द एटीट्यूड। मैं तो फ्लेक्सिबल नहीं हूँ भाई। अच्छा चलिए, ये तो जोक हो गया अपना, लेकिन ऐसे बहुत से सवाल हैं जो कि आपके व्यूवर्स काफ़ी आपको कमेंट में पूछते हैं, और जो कि कमेंट भी 5-5, 10-10 हज़ार है, और हर एक कमेंट का रिप्लाई करना तो मुमकिन नहीं होता। ये बात आपके व्यूवर्स भी समझते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। तो एक सवाल है कि आपका बेस्ट यूट्यूबर कौन है और क्यों है? यार मेरे को लगता है, मतलब मैं जिस बंदे से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, वो मेरा दोस्त ही है, जीशान शेख करके, सीकेन चैनल है उनका। तो वो बंदा भी एक यूट्यूबर ही है, और उसका स्टोरी भी मेरे लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। कि उसने एक वीडियो डाला था जिसमें उसने बताया था कि वो एक इंजीनियर है, और उसने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो यूट्यूब से वो इतना सेटल हो गया प्रॉपरली कि उसको दूसरी कुछ चीज़ें अभी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने कभी जॉब भी नहीं किया। इवन उसने एक और चीज़ मेंशन की थी कि मैं अपने कॉलेज से मेरा डिग्री का सर्टिफिकेट भी नहीं लेके आया हूँ। तो वो चीज़ ने मेरे को एकदम हिट किया कि यार ऐसे बनना है।
तो आई गेस मैंने उस बंदे के वीडियो से या उस बंदे के ऐसा कोई कंटेंट वीडियो से जो याद हो? फिर फ्रैंकली अभी मुझे कोई वीडियो का टाइटल वगैरह तो याद नहीं है, बट उस बंदे के ऑलमोस्ट मैंने हर एक वीडियो को देखा है और उससे बहुत कुछ सीखा है। और मैं अभी भी उसको इसके लिए बहुत थैंक यू हूँ कि यार ऐसा कंटेंट वो बंदा क्रिएट करता है। और एक टाइम के बाद जब आप जिसको आइडल मानते हो वो बंदा जब आपका दोस्त बन जाता है, वो फीलिंग एकदम अलग है। और तो शायद उनसे मिला, हम लोग जब मिलने गए थे, जैसे मैं भी साथ था तेरे, तो उस टाइम पे क्या फीलिंग था तेरे जब आई गेस वहाँ पे उस दिन फर्स्ट टाइम तू मुंबई में उनसे मिला? राइट उनके ऑफिस में, तो क्या तेरा फीलिंग था कि यार मैं मिलने वाला हूँ इससे? यार मतलब जिस बंदे को तुम 2 साल से फॉलो कर रहे हो, वो बंदा अगर आपके सामने है तो वो फीलिंग एक शब्दों में बयान नहीं कर सकते उस फीलिंग को। तो आई गेस मेरे लिए वो सबसे बेस्ट मोमेंट था मेरा कि मैं उस बंदे से मिल रहा हूँ जिससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। मैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ सब चीज़ों के लिए। तो शब्दों में तो नहीं बयां हो सकती वो मोमेंट। तो मंगेश, ये तो तेरा यूट्यूब जर्नी हो गया, तूने बाकी का अपना लाइफ भी बता दिया। अब बात आता है विल स्टार मीडिया का। विल स्टार मीडिया एक मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट कंपनी है। तू इंजीनियर था, तूने एक ऐसे कंपनी के लिए काम किया जो कि मैकेनिकल इंजीनियर रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विस बनाते थे। तूने यूट्यूब चालू किया, ये सारा अलग स्ट्रीम है, और सडनली मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में कहाँ से रुझान आया कि मुझे इसमें एक अपना करियर आगे बढ़ाना है या मुझे मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड कंपनी बिल्ड करना है? वहाँ दिमाग कैसे आया? नयन आई गेस मुझे यहाँ पे नीड दिखा और वो नीड को फुलफ़िल करने के लिए मैंने सोचा कि यार हम लोग को यहाँ पे आना ज़रूरी है। एक्चुअली सिचुएशन ऐसा था कि मैं एज ए यूट्यूबर जब काम कर रहा था तो उस टाइम पे एक कंपनी थी जो मुझे मैनेज कर रही थी। और बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि जिसकी वजह से आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट कंपनी। और मार्केट में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हो रही थी कि ये जेन्युइनली काम नहीं कर रहे थे लोग। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर एक प्रमोशन के लिए 50,000 लेता हूँ तो मार्केट में वो लोग ब्रांड्स को बता देते कि ये बंदा 1 या 1.5 लाख रुपए लेता है। तो ये ब्रांड के लिए मतलब बहुत ब्रांड से बहुत पैसा ले रहे हैं बट मुझे कम पैसा दे रहे हैं। तो बीच में जो गैप था वो गैप बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स भी लॉस में है, ब्रांड भी लॉस में है। तो अगर हम लोग कुछ ये ब्रीच को अगर छोटा कर दे, ठीक है, और एक जेन्युइन सर्विस अगर लोगों के सामने ला दे, जैसे कि जिससे कि इन्फ्लुएंसर्स को भी ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल ब्रांड अगर 1.5 लाख रुपए दे रहा है तो ठीक है भाई, तुम लोग उसका 10% 15,000 चार्ज करो या 20% चार्ज करो 30,000, लेकिन एकदम तुम लोग 100% 200% अगर उस पर प्रॉफिट निकालने का सोचोगे तो ब्रांड भी एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि यार बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, और उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स को भी वहाँ पे कैंपेन नहीं मिलेंगे। और फ्रैंकली इन्फ्लुएंसर्स का जो पैसा होता है वो एडसेंस से इतना नहीं आता है। मेरे उस टाइम पे जब वीडियोस वायरल हुए इसकी वजह से वो अमाउंट बहुत जनरेट हुआ, बट एक टाइम के बाद वो अमाउंट कम होता गया, बिकॉज हर टाइम पे तो आपके वीडियोस इतने वायरल नहीं हो सकते। तो इन्फ्लुएंसर्स जो पैसे कमाते हैं वो मैक्सिमम जो उनका अमाउंट आता है वो आता है ब्रांड प्रमोशन से। और अगर ब्रांड प्रमोशन ही जेन्युइन नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंसर्स को वहाँ पे सफ़र करना पड़ेगा। तो ये एक मेरा मोटो था विल स्टार मीडिया स्टार्ट करने के पीछे का, और उसको हमने अभी तक जारी रखा है कि हम लोग जो भी डील करते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होता है, वही हमारा यूएसपी है। अभी आप ही उसको हैंडल कर रहे हो तो ये आपको बताने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन गाइज नयन ही हर एक चीज़ को हैंडल करते हैं। जैसे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के हेड है, तो हमारे जो भी कैंपेन्स होते हैं तो ब्रांड साइड में नयन देखते हैं, हमारे जो टैलेंट मैनेजर है वो ऋषि देखते हैं। तो आई गेस हमारा यूएसपी जो है वो हमारा टीम है, और हमारा जो जेन्युइनली काम करने का तरीका है वो हमारा एक यूएसपी यहाँ पे बनता है। ये आपने बताया कि कैसे कंपनी रन हुआ, लेकिन कंपनी तो स्टार्ट हो चुका था, फिर आया सबसे बड़ा शॉक, सबसे बड़ा सरप्राइज़, वो था पैंडमिक। और उस वक्त हम लोगों ने ऑफिस ले लिया था, हमारे पास इक्विपमेंट्स थे, हम लोगों ने लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर भेज चुके थे। तो उस दौरान कभी, क्योंकि देखिए व्यूवर्स, मुझे भी पर्सनली ये सवाल पूछने का कभी मौका नहीं मिला इनसे, तो आज पॉडकास्ट भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो मैं चाहता हूँ कि मंगेश आप खुल करके, मेरे को पता है क्योंकि आप बहुत टाइम पे आके एक फ़िल्टर हो जाते हैं कि नहीं भाई मुझे यहाँ तक ही लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दिल से आप बताइए कि उस वक्त क्या चल रहा था। क्योंकि देखिए उस स्टेज पे मैं भी नहीं था कि मैं उस चीज़ को लेकर के टेंशन लूँ। आप फाइनेंशियल मैनेज कर रहे थे, आपको प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, उसको उस फंड को एलोकेट करना, और हर एक बंदा जो घर से काम कर रहा है उसके साथ प्रॉपरली टीम मैनेज करना।
तो वो सब कैसा था, मतलब क्या दिमाग में चलता था, और आपने अपने आप को वैसे कैसे उस चीज़ से निकाला कि नहीं भाई अब करना तो है, पेंडेमिक आ गया तो। मैं इंजीनियरिंग कर चुका था, तो इंजीनियरिंग में मैंने इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स देखे थे, तो ये प्रॉब्लम इतना कुछ बड़ा नहीं लग रहा था मेरे को फ्रैंकली उस टाइम पे भी। बट प्रॉब्लम क्या हो गया था गाइस कि हम लोग एक पुराने ऑफिस में थे, तो वहाँ पे हम लोग को जगह कम पड़ रहा था और हम लोग स्केल अप करने का सोच रहे थे। तो उस टाइम पे हमने सोचा कि यार नया बड़ा ऑफिस लिया जाए, तो हमने एक बड़ा ऑफिस लिया, वहाँ पे फर्नीचर वगैरह आधा काम हो गया और पैंडेमिक आ गया, उसकी वजह से सारा चीज़ बंद हो गया, तो ऑफिस बंद करना पड़ा। कुछ लोगों को हम लोगों ने हायर करके रखा था, उनको ऑफर लेटर गए थे, वो ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन वो भी रोकना पड़ा। मतलब वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो वहाँ से उनका सैलरीज तो स्टार्ट हो गया, सैलरीज जो जाना था, हमने कभी भी 1 रुपया भी सैलरी कट डाउन नहीं किया पूरे पैंडेमिक में, तो उनको सैलरीज तो जाना था, तो एक टेंशन तो था। लेकिन वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि अभी मेरे पास टीम भी है, अभी मेरे पास ऑफिस है जहाँ पर मैं रह भी सकता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट भी कर सकता हूँ, मैं और नई कुछ चीज़ें सीख भी सकता हूँ। तो वहाँ से क्या हुआ कि हम लोगों ने कंटेंट के ऊपर भी फोकस किया, और कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं क्या, वो देखने के लिए भी हम लोगों ने थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर किया। तो आई गेस वहीं से हमारा जो दूसरा चैनल है फैक्ट स्टार, उसका शुरुआत हुआ था। तो हम लोग सोच रहे थे कि यार और क्या करा जाए, तो हमने सोचा यार अभी एक दूसरा चैनल क्रिएट करते हैं फैक्ट स्टार। तो फैक्ट स्टार भी उसी दौरान स्टार्ट हुआ था। अगर मैं उस ऑफिस से यहाँ पे शिफ्ट नहीं होता, फैक्ट स्टार चालू करने के पीछे आप ही थे जिसमें आप उस चैनल को पूरा क्रिएट करके उस चैनल में अपना सब कुछ देने वाले थे, लेकिन सडनली फिर प्लान चेंज हुआ। हाँ एक्चुअली ये फैक्ट स्टार जो था वो स्टार्ट करने के पीछे का आइडिया मेरा था, बट जो एग्जीक्यूशन था वो पूरा टीम आप लोगों का ही था। तो वो स्टार्ट किया, एक टाइम के तक मैंने स्क्रिप्टिंग वगैरह किया, बट एक वक्त ऐसा आ गया कि बाकी सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने की वजह से मेरे को रिकॉर्डिंग के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने स्टार्टिंग के 1-2-3 वीडियोज़ रिकॉर्ड किए, बट एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे से ये रिकॉर्डिंग का अभी नहीं होने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे क्रिएटर को हायर कर लेते हैं। तो वहाँ से वो क्रिएटर ऑन बोर्ड हो गए, फिर निशिदा, जिन्होंने फैक्ट स्टार को मतलब एक ज़ीरो से हीरो बना दिया। और उनका हार्डवर्क, हमारे जो एडिटर है ओमकार, उनका हार्डवर्क, और मोइज़ जिन्होंने उस चैनल को संभाला, उनका हार्डवर्क, ये सब का हार्डवर्क मिला के फिर फैक्ट स्टार ग्रो हुआ। मोइज़ से तो खैर हम लोग बहुत पहले से जानते हैं मोइज़ को, वो काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं हमारे। लेकिन निशिदा में और ओमकार में आपको ऐसा क्या लगा कि भाई आपको लगा कि आई टोल्ड यू, इवन निशिदा को मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन निशिदा का जहाँ तक, माफ़ करना मैं इंटरप्ट करूँ, क्योंकि निशिदा का हमेशा से एक ऐसा इंप्रेशन रहा है कि वो इंट्रोवर्ट है, वो बात नहीं करती या फिर वो कम बोलती है। तो क्या आपके लिए वो चैलेंज रहा उनको वो मोटिवेट करने के लिए, या फिर शी वॉज सेल्फ मोटिवेटेड? शी वॉज सेल्फ मोटिवेटेड, बट यहाँ पे मैंने जैसे पहले बोला कि मैं बंदों का एटीट्यूड ज़्यादा देखता हूँ कि वो बंदे का एटीट्यूड कैसा है, फ्लेक्सिबल है कि नहीं है। और यहाँ पे ओमकार हमारे साथ आई गेस उस 5-6 महीने से जुड़ा हुआ था, तो ओमकार का एटीट्यूड मैं प्रॉपरली समझ गया था कि ये बंदा, ही वॉज लिटरली अ जेम, लाइक एक खतरनाक लेवल का बंदा जिसको बोलते हैं कि यार ये बंदा ऑलराउंडर है, कुछ भी कर लेगा। तो वो एडिटिंग भी करता था, मतलब बाकी भी सारी चीज़ें देखता था। तो उसने मेरे को सजेस्ट किया कि यार निशिदा एक बेटर पर्सन हो सकती है फैक्ट स्टार के लिए। तो मुझे ओमकार पे उतना ट्रस्ट था, इसलिए मैंने निशिदा का कुछ इंटरव्यू तक नहीं लिया। निशिदा से आई गेस मैंने सिर्फ बात किया था और निशिदा को फाइनल कर लिया था फैक्ट स्टार के लिए। तो वहाँ से निशिदा इन हुई थी। निशिदा का एटीट्यूड क्या है या कैसा है वो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बट निशिदा भी ओमकार के जैसी फ्लेक्सिबल थी, तो इसकी वजह से वो फैक्ट स्टार में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाई। मंगेश, ये तो आपका विल स्टार मीडिया का आप जैसे जर्नी बता रहे हैं, तो एक पॉइंट था जब आपको काफ़ी मॉनेटरी दिक्कत भी आया, लेकिन फिर एक स्टेबिलिटी के स्टेज में आ गया, आपका विल पावर स्टार यूट्यूब चैनल भी बहुत अच्छे से चलने लगा, आपने अपना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का कंपनी चालू किया था, वो भी काफ़ी अच्छा स्टेबल हो चुका था, और आगे आपको उसमें फ्यूचर भी दिखने लगा। फिर विल स्टार मीडिया जब अच्छा चलने लगा, तो आपको मतलब नए प्रोजेक्ट्स चालू करने का कब आइडिया आया कि मुझे नए प्रोडक्ट, और क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो चल रहा है भाई, अपने पास पैसा भी आ रहा है और काफ़ी अच्छा नाम भी हो रहा है, लोगों को सर्विस दे के, उनको वैल्यू दे करके काफ़ी अच्छा रिलेशन भी बन गया था हमारा ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर के साथ। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे और एक्सपेंड होना चाहिए? आपके इस क्वेश्चन पर मैं बाद में आता हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि नयन जो भी मेरे से पूछ रहे गाइस, तो
वी आर पार्टनर्स, नयन, मैं, दीपक और ओमकार, तो वी आर पार्टनर्स। बट अभी ये आपके थ्रू में, आपके बिहाफ में मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन पे आता हूँ मैं कि ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि मेरा पहले से मानना था कि एक चीज़ पे अगर मैं डिपेंड रहूँगा तो उसमें ग्रो नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि यार कुछ नई चीज़ें करते हैं, बट नई क्या चीज़ें करेंगे, उसके लिए कुछ मिल नहीं रहा था। तो हमारा जो एडिटिंग था वो एडिटिंग बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि ओमकार बहुत प्रॉपरली उसको एडिट कर रहा था, वीडियोज़ को वगैरह। तो मेरे जो दोस्त थे, यूट्यूबर दोस्त, तो उनसे रिक्वायरमेंट आने लगा कि यार तेरा वीडियो कैसे एडिट करता है तू, हम लोग को बता, हमारे भी वीडियोस तुम लोग एडिट करके दो। तो मैंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो पहले नीरज का वीडियो आया, फिर और दो दोस्त हैं उनके साइड से वीडियोस आने लगे, तो ओमकार उनके भी वीडियोस एडिट करने लगा। बट उसके बाद रिक्वायरमेंट जो है वीडियो एडिटिंग का वो और ज़्यादा बढ़ने लगा। तो हमने क्या किया कि और एक बंदे को हायर कर लिया इन हाउस, जिसके बाद फिर वो फुल फ्लेज में स्टार्ट हो गया वीडियो प्रोडक्शन सर्विस। उसके बाद हमारे पास स्टूडियो था, तो यहाँ पे ही लोग आते थे, शूट करते थे, तो बाहर के क्लाइंट्स के भी हम लोग काम लेने लगे। आपने बहुत सारे ई लर्निंग कोर्सेज के भी रिकॉर्ड किए और काफ़ी अच्छा कोर्स बना के आपने उनको दिया भी है जी। तो यहाँ पे वो स्टार्ट हुआ, फिर वीडियो प्रोडक्शन का एक्चुअल हमारा सर्विस स्टार्ट हुआ। उसमें हम लोग फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह करने लगे। उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग लोगों को हायर कर लिया। एंड इसी फेज़ में, मतलब जब ये वीडियो प्रोडक्शन का जब हमारा काम चल रहा था, तो हम लोग सोच रहे थे कि यार कोई तो एक अलग यूट्यूब चैनल भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने सोचा कि यार अभी कौन सा जॉनर पकड़े, क्योंकि ऑलरेडी मोटिवेशन सेल्फ डेवलपमेंट में तो हम लोग थे। तो हमने फैक्ट्स के रिलेटेड चीज़ें देखा कि हम लोग फैक्ट्स के रिलेटेड चैनल स्टार्ट करते हैं। तो फैक्ट स्टार की वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। तो फैक्ट स्टार धीरे धीरे ग्रो होने लगा। फैक्ट स्टार में निशिदा आई, निशिदा ने चैनल को प्रॉपरली हैंडल किया, वो ग्रो होने लगा। तो फैक्ट स्टार के बाद हमने सोचा कि यार और ऐसे मल्टीपल चैनल्स हम लोग को स्टार्ट करने चाहिए। तो फैक्ट स्टार के बाद फिर टेक बाबा स्टार्ट हुआ, जो कि एक टेक बाबा के पीछे का भी एक बहुत अच्छा स्टोरी है कि मेरा एक दोस्त है राहुल, जिसके साथ ही हम लोगों ने, मतलब मैंने और उसने करियर एक साथ ही स्टार्ट किया था। तो हम लोग एक ही कंपनी में थे, और मैंने कंपनी जल्दी छोड़ दिया, बट तब तक राहुल ने कंपनी नहीं छोड़ा था। तो एक टाइम के बाद राहुल ने भी कंपनी छोड़ दिया, और उसका एक दिन मेरे को फ़ोन आया कि भाई मैंने कंपनी छोड़ा है, कुछ साथ में कर सकते हैं क्या। तो हम लोग का बातों में टेक और टेक के रिलेटेड बहुत सारी बातें हुई। तो मैंने सोचा कि यार इस बंदे को टेक में इतना अच्छा नॉलेज है, तो अगर इसका हम लोग कहीं पे, मतलब यूट्यूब चैनल अगर क्रिएट कर ले, तो ये बंदा बहुत अच्छे से लोगों को टेक के रिलेटेड चीज़ें बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। तो मैंने ये बात राहुल से एक बार डिस्कस की, और राहुल भी इंटरेस्टेड था इसको करने के लिए। तो फिर उसके बाद टेक बाबा का स्टार्ट हुआ। तो अभी वो भी चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो गाइज़, इसके अलावा भी हमारे और भी दो चैनल्स है। एक दीपिकाज़ किचन, जिसमें कि हम लोग कुछ अलग अलग रेसिपीज़ बनाते हैं, और मतलब मैं खुद नहीं करता हूँ, वो मेरी सिस्टर है, वो हैंडल करती है दीपिकाज़ किचन। एंड नेक्स्ट वन इज़ मंगेश शिंदे, जिस पे वीडियोज़ आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो ये हमारे चैनल्स है अभी जो कि हम लोग रन कर रहे हैं। तो ये एक क्रिएटिव सर्विसेज भी हो गया, जहाँ पे हम लोग वीडियो प्रोडक्शन में आ गए, और उसके बाद मल्टीपल यूट्यूब चैनल भी हो गए। तो उसकी वजह से अलग अलग जॉनर के ऑडियंस हमारे पास आ गए। तो उसके बाद हमने सोचा कि यार ये यहाँ पे हमने यूट्यूब में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, बिकॉज अराउंड 4 साल से हम लोग यूट्यूब में हैं। तो उन 4 सालों में मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स मैंने यूट्यूब के साइड में फेस किए हैं, कि अलग अलग प्रॉब्लम्स। तो मैंने सोचा कि यार ये सब चीज़ें लोगों को पता चलनी चाहिए, बिकॉज जो नए लोग आते हैं उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, और वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए एटलीस्ट 1 साल लगता है। अगर मेरे पास वो एक्सपीरियंस है तो मैं डायरेक्टली उनके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ उनको खुद का 1 साल वहाँ पे देने के। तो मैंने और मेरे टीम ने पूरा सोचा कि यार ठीक है, इस पे हम लोग एक कोर्स क्रिएट करते हैं। बट यहाँ पे टाइम कंसर्न था, कि एक तो ये सब देख रहा था, वापस मैं बिज़नेस भी देख रहा था। तो टाइम कंसर्न की वजह से मैंने क्या किया, निशिदा के साथ हम लोगों ने मिलके ये कोर्स बनाया, जहाँ पे मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने जो भी चीज़ें सीखी है, प्लस निशिदा ने भी उसके जर्नी में जितनी चीज़ें सीखी है, वो सब हमने गैदर की, और उसको कंबाइन करके एक कोर्स क्रिएट किया, जिसको हम लोगों ने अभी एक 2-3 महीने पहले लॉन्च किया है। तो उसके ऊपर भी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो अभी वी आर प्लानिंग टू क्रिएट सच मोर कोर्सेज, कि जो लोगों के स्किल्स में, उनके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट ला सके। और मेरा जो फोकस रहेगा इसमें, वो स्किल्स के ऊपर ज़्यादा रहेगा। अच्छा जी। ओके, तो मतलब ई लर्निंग कोर्सेज के ज़रिए आप चाहते हैं कि लोगों को वो इन्फॉर्मेशन
ताकि वो अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर सके या स्किल सीख सके, वो पहुँचे। क्योंकि नयन, हमने बहुत बार ये देखा है कि हम लोगों को अगर कोई जॉब प्रोफाइल के लिए बंदा चाहिए तो हमारे पास रिक्वायरमेंट तो बहुत है, लेकिन उस टाइप में फिट होने वाला बंदा हमको नहीं मिलता, या फिर बंदे होते हैं लेकिन उनके पास वो स्किल सेट नहीं होता। तो उस केस में हमें बहुत लोगों को ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पे जॉब्स की कमी नहीं है, मार्केट में अगर आप जाओगे तो जॉब्स बहुत सारे अवेलेबल है, बट वो जॉब करने के लिए जो स्किल सेट चाहिए वो स्किल सेट की कमी है। तो आई फील अगर वो स्किल सेट हम लोग कहीं ना कहीं से इम्प्रूव करने में लोगों को हेल्प कर सकते हैं तो वो उनका खुद का लाइफस्टाइल इंक्रीज कर सकते हैं और वो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो हम लोग जो भी कोर्सेज वगैरह बनाते हैं तो उसके पीछे का हमारा मकसद ही यही होता है कि वो बंदा उस स्किल्स को इम्प्रूव कर पाए। और यहाँ पे और एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हम लोग अगर किसी ऐसे टॉपिक पे कोर्स क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमारा एक्सपर्टीज़ नहीं है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं जिन्होंने उस पर्टिकुलर फील्ड में या सब्जेक्ट में बहुत साल गुजारे हैं। तो उनके पास वहाँ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, स्टैटिस्टिक्स होंगे, नॉलेज होंगे। तो उन सब चीज़ों को हम लोग गैदर करके एक स्क्रिप्ट बनाते हैं और उसको फिर हम लोग किसी और बंदे से जो कि बहुत प्रॉपरली उसको प्रेजेंट कर सकता है, उस बंदे से वो प्रेजेंट कराते हैं। तो इससे क्या होता है, जिस बंदे के पास प्रॉपर कंटेंट है वो बंदा कंटेंट देता है, जो बंदा प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाता है, प्रेजेंट कर पाता है, वो बंदा उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करता है और हमारा जो एनिमेशन का टीम है वो उसको विजुअल्स देते हैं। तो इसकी वजह से एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन के बाहर आता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है जो कि तेरे व्यूअर्स ने पूछा है, और वो है कि फेलियर के ऊपर आपका क्या कहना है, और ऐसा कौन सा फेलियर है जो आपको अब तक तकलीफ देता है? यार फेलियर, मैं ऐसा किसी चीज़ को फेलियर नहीं मानता हूँ, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अ जर्नी। आप उसमें फेल नहीं होगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा उसमें जीतना कैसे है। तो मैं किसी भी लाइफ में मेरे ऐसे फेलियर को मैं नहीं पकड़ता हूँ, क्योंकि हर एक फेलियर से मैं सीखा हूँ और वो एक पहला स्टेप था और उसके बाद मैं उसके ऊपर आगे चढ़ता गया हूँ। तो अपन दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आपके यूट्यूब जर्नी की फनीएस्ट मोमेंट और आपके ऑफिस की फनीएस्ट मोमेंट कौन सी है, बताओ। यार कुछ ऐसी मोमेंट्स हैं, मतलब जो ऐसे कैमरे पे नहीं बता सकते, बट हाँ, क्योंकि नयन एक बहुत कॉमेडी पर्सन है और मतलब कभी कभी होता है ये है कि बातों बातों में ऐसी कुछ चीज़ें निकल जाती है कि बंदा मतलब 1-2 दिन तक उस चीज़ों को भूल नहीं पाता है। तो आई गेस नयन को बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद आई होगी। तो और अगर आप YouTube का पूछे तो एक आई गेस YouTube जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे जब रीच बहुत ज़्यादा था, मतलब हर एक वीडियो जब मिलियन टच हो रहा था, तो उस टाइम पे किसी ने YouTube के कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर वहाँ पे वायरल कर दिया था। मेरे पास एक पुराना नंबर था, तो पता नहीं मतलब लोगों के वहाँ पे अराउंड मुझे पर डे के 40-50 कॉल्स आते थे, 40-50 कॉल्स आने लगे। तो मैं एकदम हैरान हो गया। पहले तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि पहले 4-5 कॉल्स में कि लोग आ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, बट एक टाइम के बाद वो फ़ोन हमेशा बजने ही लगा, मतलब एकदम इरिटेशन होने लगा। तो फिर उसकी वजह से मेरे को वो फ़ोन नंबर बंद करना पड़ा और फिर दूसरा नंबर वहाँ पे लेना पड़ा। तो वो एक आई गेस फ़नी मोमेंट था। ओके, तो यहाँ पे दूसरा सवाल है जो आपके यूट्यूबर्स ने व्यूअर्स ने पूछा है, वो है कि आपने मोटिवेशन जॉनरा ही क्यों सेलेक्ट किया? यार इसके पीछे कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं था, बट मेरे जो दोस्त थे मेरे पास पहले से ही सलाह बहुत अच्छी मिलती थी, सपोर्ट भी करता था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सलाह ही देता था, बट अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो मैं वो बहुत प्रॉपरली दे पाता था। तो इसके लिए मैंने सोचा कि यार अगर लोगों की मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे कॉलेज के दोस्तों की हेल्प कर पा रहा हूँ, तो इन दैट केस मैं बाकी लोगों की भी हेल्प कर सकता हूँ। और यूट्यूब मेरे को उस टाइम पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा उसके लिए, और यूट्यूब में मॉनिटरी भी बेनिफिट था। तो आई थॉट कि यार इसको हम लोग करते हैं, तो यहाँ से आई गेस यहाँ पे दोनों भी एक बैलेंस बन रहा था। अच्छा। कि मैं लोगों की हेल्प भी कर पा रहा था और उसकी वजह से मेरे लिए एक स्टार्टिंग का जो फंड होता है जो मुझे बिजनेस करने के लिए चाहिए वो वहाँ पे मिल रहा था। तो उस बैलेंस की वजह से मैंने सोचा कि यार यही जॉनर मेरे लिए परफेक्ट है। अब आपने रिसेंटली एक वीडियो डाला था जिसमें आपने लोगों को बताया कि आप पहले जॉब करते थे, देन सडनली आपको रियलाइज़ हुआ कि आपको यूट्यूब में शिफ्ट होना है। तो उस वीडियो से एक बंदे ने कमेंट किया और उन्होंने रिपीटेडली कमेंट किया था, और उनको ये जानना ही है कि आपने अपने पुराने जॉब से क्या चीज़ सीखी जिसको आप अब तक फॉलो करते हैं? मेरे पुराने कंपनी से सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ मैं सीखा तो दैट इज़ कम्युनिकेशन, बिकॉज मेरा जो जॉब प्रोफाइल था वो सेल्स एंड मार्केटिंग में था।
तो उसकी वजह से मेरा बहुत सारे लोगों से मिलना होता था अराउंड। मैं मेरे जॉब के करियर में एक 140 कंपनीज विजिट किया, तो वहाँ पे अक्रॉस द इंडिया। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, हायर अथॉरिटीज़ से मिलना हुआ, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनसे मिलना हुआ। तो बहुत ऑब्जर्व भी बहुत करने को मिला, बहुत सारी चीज़ें उनसे भी सीखने को मिली। तो आई फील कि कम्युनिकेशन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो मैं वहाँ से सीखा। जब मैं उस कंपनी में ज्वाइन हुआ तो उस टाइम पे वो लोग BPM करके एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, बिजनेस प्रोसेस मैपिंग। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट में मेरे को इन्वॉल्व किया गया। तो वो प्रोजेक्ट ऐसा था कि हर एक कंपनी का प्रोसेस जो होता है छोटी सी छोटी चीज़ों का, तो वो कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको जॉट डाउन करते हैं, तो वो मैंने वहाँ से सीखा। तो उस प्रोजेक्ट में मेरा इन्वॉल्वमेंट की वजह से मुझे बिज़नेस कैसे चलता है वो चीज़ें पता चली कि सेल्स डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रोसेसेस होती है, अगर रीएम्बर्समेंट चाहिए तो क्या प्रोसेसेस होती है, कुछ भी अगर मुझे टिकट बुक करना है तो उसके लिए मुझे किसको बताना है, एडमिन के क्या क्या जॉब होते हैं। बिकॉज उसके लिए हम लोग कंपनी के हर एक प्रोफाइल के बंदे के साथ एक एक 2-2 घंटा बैठते थे, उससे उसका जॉब प्रोफाइल समझते थे, वो क्या करता है, कैसे करता है। तो उसकी वजह से वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली मुझे। ओके, तो अभी ये तो आपके कुछ व्यूअर्स के सवाल हो गए। अभी ऐसा भी मतलब ज़्यादातर तो मैंने वीडियोस में देखा है कि आपके लिए कोई क्रिटिसिज्म नहीं देखा मैंने, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है जो कि आपके व्यूअर्स आपको मतलब बोलते हैं। तो मैं बस आपकी प्रतिक्रिया उसमें जानना चाहता हूँ, आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ। माफ़ करना, मैं थोड़ा मेरा बहुत ज़्यादा हिंदी में हो जाता है कुछ किया नहीं जा सकता अब इसके लिए। तो मैं पहला एक सवाल है जो कि आपको उन्होंने पूछा है कि आप जिस तरीके के वीडियो मतलब जिस तरीके के बातें अपने पागलपन सीरीज़ में करते हैं वैसे ही वीडियो बनाया करिए, आपका फेशियल वीडियो उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता। तभी तो मैंने विल पावर पे फेशियल वीडियो डालना बंद कर दिया ना। इवन मैं भी ये बात को समझता हूँ, मैं एग्री करता हूँ इनसे कि जो मोटिवेशन होता है वो सुन के आता है, देख के मोटिवेशन बहुत कम केसेस में होता है, या फिर वो जॉनर अलग है। ऐसी भी कुछ स्टोरीज होती है जिसमें एक वॉइस नहीं रहता है किसी का, लेकिन स्टिल उसको देख के हम लोग मोटिवेट होते हैं, तो वो एक अलग जॉनर हो गया। बट मेरे जॉनर में वॉइस इज द बेस्ट ऑप्शन टू मोटिवेट। ओके, दूसरा है कि आवाज़ बहुत अच्छी है, चेहरे को अंदर ही रहने दीजिए। अभी आवाज़, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली कि आवाज़ अच्छी है। ओके, और चेहरे को अंदर ही रहने दीजिएगा। चेहरे को अंदर ही रखा है ठीक है। आपके बिना फेस वीडियो ज़्यादा मज़ा आता है। सॉरी ब्रो। नो, ये चीज़ एक्चुअली मेरे ऑफिस में जो दीपक है ना, उनको भी समझाओ यार थोड़ा। अच्छा, तू इतना विल पावर के बारे में वीडियो बनाता है, तूने अपने ज़िंदगी में क्या उखाड़ा है? ओ शिट। तो एक काम कर भाई, ये पॉडकास्ट देख ले पूरा, तेरे को समझ में आएगा क्या उखाड़ा है। ओ तेरी, ठीक है। तो अपने पॉडकास्ट के दूसरे सेगमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो कि रैपिड फायर राउंड है। और यहाँ पे मैं बहुत जल्दी मैं मंगेश को सवाल पूछूंगा, मतलब जल्दी स्पीड में, और मंगेश को उसका जवाब देना है जो भी दिमाग में सबसे पहली बार उनके आ रहा है। तो मंगेश, आपके लिए पहला सवाल है, वियर्डेस्ट रूमर अबाउट यू। मेरे पास बहुत पैसा है। हाउ मच मनी डू यू हैव? पेट भरे उतना है। वॉट वुड यू लाइक टू चेंज अबाउट योर सेल्फ? आई गेस डिसिप्लिन नेचर। ओके, बेस्ट फैशन एडवाइस यू हैव एवर गॉट? नाइस हेयर स्टाइल। ओके, योर गोल फॉर दिस ईयर? लॉन्च माई ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ओके, अगर आपको एक दिन के लिए PM बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? इनकम टैक्स बंद कर दूंगा। योर डार्केस्ट सीक्रेट? आई गेस माई ब्रेकअप। तो मंगेश, अब हम अपने पॉडकास्ट के कंक्लूजन पार्ट में आ रहे हैं, लेकिन कंक्लूड करने से पहले मैं आपको एक सवाल ऑडियंस के बिहाफ में पूछना चाहता हूँ कि आपको विल स्टार मीडिया को लेकर के आगे का विजन क्या है? तो विल स्टार मीडिया को लेके मेरा पहले से एक विजन बहुत स्ट्रांग रहा है कि हम लोग एक वन स्टॉप सोल्यूशन देना चाहते हैं मार्केटिंग के लिए, जहाँ से हम लोग फॉर एग्जांपल आपका एक जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है, आपके कंटेंट, मार्केटिंग कंटेंट से लेके मार्केटिंग तक हम लोग सब कवर करेंगे। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन मैं ब्रांड्स को देना चाहता हूँ हमारे विल स्टार मीडिया के थ्रू। प्लस इस कंपनी को मेरे को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना है। दैट इज़ माय ड्रीम कि विल स्टार मीडिया एक दिन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो।
तो ये मेरा एक ड्रीम है विल स्टार मीडिया को लेके, आप विजन बोल सकते हो। नाइस। तो हम सब पूरे विल स्टार मीडिया की टीम कोशिश करेगी कि आपका ये ड्रीम पूरा हो, और हम सब आपके ड्रीम में आपके साथ रहना चाहते हैं। तो भाई जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस पॉडकास्ट सीरीज़ का होस्ट भी रह चुका हूं और पहली बार यहाँ पे गेस्ट बन के आया हूं, तो मैं चाहता हूं कि इसका जो कंक्लूजन है वो मैं खुद करूं। तो आई होप कि हमारा जो कुछ भी डिस्कशन था, मेरी जो कुछ भी जर्नी थी, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला रहेगा। एंड ऐसे ही और बहुत सारे पॉडकास्ट हम लोग आपके लिए लेके आते रहेंगे। आपको कौन से ऐसे लोगों के साथ हम पॉडकास्ट देखना पसंद करोगे, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। दैट्स इट फॉर द डे। दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल स्टार मीडिया। बाय बाय।